क्लास 12th इकोनॉमिक्स की है और इसमें हम डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मूला क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने का। तो आपको पता होगा कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और जो फिजिकल डेफिसिट होता है यानी राजकोषीय घाटा, उसी को हम बोरोइंग्स भी बोलते हैं। सरकार को जो अपने आमदनी से ज़्यादा खर्चा जो करती है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है, उसी को बोलते हैं बोरोइंग या फिर फिजिकल डेफिसिट। उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट तो बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो आंसर होगा बी। अगला सवाल है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होता है इज डिटरमिन्ड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होता है जो सप्लाई और डिमांड से निर्धारित होता है। बिल्कुल आंसर ठीक है, ट्रू इसका आंसर है। अगला सवाल है कि गवर्नमेंट बजट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आंसर है फॉल्स। जो गवर्नमेंट का बजट होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आरबीआई यूज़ करता है, जैसे कि रेपो रेट। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसके दो पार्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव पॉलिसी और क्वालिटेटिव पॉलिसी। क्वांटिटेटिव पॉलिसी में आते हैं रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जबकि रेपो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट और क्रेडिट रैशनिंग और मोरल सुएजन और डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो जो गवर्नमेंट यूज़ करती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट डेट के थ्रू इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ विद इक्विटी लाने का प्रयास करती है। अगला सवाल है कि इनमें से M1 का कौन सा पार्ट नहीं है। तो जैसा हमें पता है जो मनी सप्लाई के मेजरमेंट होते हैं उनके 4 मेजरमेंट है हमारे पास फॉर्मूलाज, M1, M2, M3, M4। हमारे सिलेबस में केवल M1 है और M1 का फॉर्मूला होता है C + DD + OD। C मतलब करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। जो DD है डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है सेविंग और करेंट अकाउंट में जो पैसा है बैंकों के वो। अब M1 का फॉर्मूला तो पता लग गया, C + DD + OD। तो यानी C करेंसी, जो लोगों के पास करेंसी है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस OD। तो इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं होता, टाइम डिपॉजिट होता है M3 वाले फॉर्मूला में। तो M1 में क्या शामिल नहीं होगा, तो टाइम डिपॉजिट शामिल इसमें नहीं होगा। अगला सवाल है मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/CRR, 1/SLR या 1/LRR। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। अगला सवाल है कि पॉलिसी कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड कलेक्टिवली नोन एज। मतलब जो वही पॉलिसी जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू और अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू यूज़ करती है उसे कौन सी पॉलिसी बोलते हैं। तो आंसर है ए, फिस्कल पॉलिसी। जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाने का प्रयास करती है अपने टैक्स के थ्रू। जब फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी में इनइक्वालिटी ज़्यादा है यानी असमानता ज़्यादा है तो सरकार क्या करेगी, टैक्स लगा देगी रिच लोगों पर और पुअर लोगों को सब्सिडीज़ देगी। या फिर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो स्कॉलरशिप वगैरह सब्सिडीज़ पर खर्चा कर रही है, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, रिसेशन है, तो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। और अगर नहीं दूसरी ओर इकोनॉमी में अमीर मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है और महंगाई ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जो है बूम आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई आ रहा है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो स्कॉलरशिप या सब्सिडीज़ या उस पर दे रही है उसको कम कर देगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। अगला सवाल है कि कितनी इंडस्ट्रीज़ रिजर्व रखी गई थी फॉर पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के लिए। तो आपको पता है कि 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था IPR 1956, उसमें इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। शेड्यूल 1 में यानी फर्स्ट कैटेगरी में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था जो केवल गवर्नमेंट कंपनीज कर सकती थी, यानी गवर्नमेंट कंपनियाँ ही कर सकती थी। दूसरी इंडस्ट्री या दूसरी कैटेगरी वो थी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर सकते थे, लेकिन मेन रोल जो है पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी सरकार का होगा। तीसरी कैटेगरी वो थी जिसमें प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट लोग भी बिजनेस या इंडस्ट्रीज वो कारोबार चला सकते थे। तो पहली जो कैटेगरी थी उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था जो केवल रिजर्व थी सरकार के लिए यानी पब्लिक सेक्टर के लिए। अगला सवाल है कि क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स को पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। जी हाँ, जो 15-20 साल के या लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उन्हें पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से किसको कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो इसमें चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन प्लानिंग का PC महालानोबिस को। अगला सवाल है कि क्या ग्लोबलाइजेशन हैड इमेंसली हेल्प द फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर इनकम लेवल। तो आंसर है फॉल्स।
जो एलपीजी पॉलिसीज़ होती है 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे, उससे सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर को तो फ़ायदा मिला, लेकिन फार्मर्स को इतना फ़ायदा उसका नहीं मिला। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी इतनी नहीं बढ़ी, वो नेगेटिव में रही, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, 2% से कम ही रही लगभग। अब ये 4 डायग्राम ध्यान से देखो। ए डायग्राम में देखो कि ये पॉवर्टी लाइन है और ये लोग कभी भी पॉवर्टी, ये हमेशा पॉवर्टी से नीचे हैं। दूसरे बी डायग्राम में देखो, ये लोग पॉवर्टी से ऊपर जा रहे हैं, कभी एक बार चले गए। सी वाले डायग्राम में देखो, ये कभी पॉवर्टी से ऊपर जा रहे हैं, कभी पॉवर्टी के नीचे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। डी डायग्राम में देखो, ये कभी एक बार ही पॉवर्टी से नीचे आए हैं। ई डायग्राम में देखो, ये हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, यानी ये कभी गरीब नहीं होते।